हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जिसका कोर्स कोड है BP301T, जो कि हमारे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 1 एंड 2, जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की होगी, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, यानी उनके आंसर्स को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आपको उन क्वेश्चंस में कितना लिखना है। एक और खास बात बता दूं कि ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, जहां पर हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सभी प्रश्न भारतवर्ष के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार तो ये कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अलग अलग जगहों पे पूछे जा चुके हैं। प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने से भी ऐड किए हैं, जिनको मुझे लगता है कि इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को देखने और इनके आंसर्स को जब मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो उसके द्वारा आप इस पे बेस्ड अगर कोई और प्रश्न आता है या इनसे मिलते जुलते कोई और प्रश्न आते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चंस को, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। और बिना समय खराब किए हम लोग इसके आंसर पे आ जाते हैं। तो अगर हम बेंजीन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी बेंजीन होती है वो उसके सभी कार्बन्स पर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो ये यहाँ पर जो बीच में ये इलाका है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूँ, ये कार्बन्स हैं। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सभी जगहों पे कार्बन्स हैं। अब इन कार्बन्स के पास दो तरीके के ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये जो इन sp2 ऑर्बिटल्स से जो 90 डिग्री पर, यानी कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है, वो एक और लोब्स निकलते हैं ऑर्बिटल्स के, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स जो है वो 90 डिग्री पर अवेलेबल होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बेंजीन में डिलोकलाइजेशन होगा और उसकी स्टेबिलिटी जो हमें दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, तो दो तरीके की ही उनकी ओवरलैपिंग भी होगी। जैसे कि जब जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं एक कार्बन के, वो दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ओवरलैपिंग कर रहा है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से हमें क्या मिल रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सिग्मा बॉन्ड। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाया जा रहा है, और ये बनाने के लिए हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन के साथ हो रही है। अब जो ये p ऑर्बिटल्स बच रहे हैं, इन p ऑर्बिटल्स में भी ओवरलैपिंग होगी, और ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी, और इस साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से p ऑर्बिटल्स के यहाँ पर एक बड़ा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें इन p ऑर्बिटल्स पे अवेलेबल जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इन पूरे बड़े वाले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ही हमारे बेंजीन में हम देख पाते हैं कि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, और इसलिए इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, और इसी को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूप में भी जानते हैं। तो फिर से आपको बता दूं कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना है, तो आपको कुछ इस प्रकार का पिक्चर बनाना पड़ेगा, जहां पे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की आपस की ओवरलैपिंग आप दिखाएंगे। कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है क्योंकि ये राउंड शेप में है, तो ये क्या होगा, s ऑर्बिटल है, इसको भी हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ जब हम इसे ओवरलैपिंग को कर लेते हैं, तो हर एक कार्बन के पास एक एक खाली p ऑर्बिटल्स हैं, और इस एटॉमिक p ऑर्बिटल्स में भी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है हमारे बेंजीन की, उसको दर्शाने के लिए, और ऊपर वाले जो है वो सिग्मा स्केलेटन जो है बेंजीन का, उसको दर्शाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और जो हमने पिछले स्लाइड पर डिस्कस किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर को, जहां हमने
देखा कि जो बेंजीन है उस पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और p ऑर्बिटल्स फ्री हैं और वो p ऑर्बिटल्स के साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और इसी बात को या इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके आप जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में समझने से पहले केकुले साहब ने सबसे पहले जो दो स्ट्रक्चर्स उन्होंने दिए थे उन दोनों स्ट्रक्चर्स में उन्होंने अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स लगाए थे और उसको लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपस में एक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन उस समय रेजोनेंस वर्ड नहीं था उनको, तो उन्होंने रेजोनेंस की जगह पर इक्विलिब्रियम वर्ड, फास्ट इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया था। लेकिन आज हमको मालूम है, जैसा भी स्ट्रक्चर हमने पिछले डिस्कस भी किया, कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने की वजह से वहां पर p ऑर्बिटल्स फ्री होते हैं, वो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और उस ओवरलैपिंग की वजह से एक बड़ा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है। इस वजह से जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे बेंजीन में, वो सभी इक्वल्स होती हैं, सभी जितने भी बॉन्ड्स हैं, यानी वहां पर 6 कार्बन हैं और सभी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और सभी इक्वल हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ हो रही है वो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, या कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं एल्केन्स में, उनके बीच में ये बॉन्ड लेंथ हमको देखने को मिलती है। रेजोनेंस तभी हो सकता है जबकि मॉलिक्यूलर, एक जो हमारा मॉलिक्यूल है वो प्लानर हो और जो बेंजीन है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल इसीलिए मानी जाती है। यहाँ पे जो सभी 6 कार्बन हैं और जो 6 हाइड्रोजन्स हैं वो सेम प्लेन में पाए जाते हैं। जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा भी हमने इस पिछले वाले स्लाइड में भी डिस्कस किया, वो आपस में डीलोकलाइज हो रहे हैं क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक बड़ा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। और ये सारी चीजें जो है वो हम एक रिंग के अंदर सर्किल्स के रूप में दिखाते हैं, जैसा कि हम नॉर्मली बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो ये सारी बातों को अगर हम देखें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां पर हम अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है हमारा, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। जिस जगहों पर सिंगल बॉन्ड था वहां पे अब आपने डबल बॉन्ड लिख दिया है और इस तरीके से, यानी कि इसको चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं। तो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो पूरे रिंग में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर जो केकुले साहब के थे बिल्कुल सही है, लेकिन ये रेजोनेंस हो रही है पाई डीलोकलाइजेशन की वजह से हो रहा है। और इसको हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड में, यानी सबसे सही स्ट्रक्चर जो बेंजीन का होता है वो ये होता है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मूव कर रहा है। जब हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी, तो हम जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ये आ सकता है, या जिसको ज्यादा जानकारी नहीं उसके दिमाग में आ सकता है कि रिजिड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, अपनी जगह को बदल रहे हैं। इसीलिए हम सर्किल से रूप में अगर जब इसको दिखाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स भी हम बोल सकते हैं। जबकि हमारा ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है और इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। तो जो सबसे सही स्ट्रक्चर है वो ये रेजोनेंस हाइब्रिड वाला जो स्ट्रक्चर है ये है। तो अब हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है बेंजीन गिव्स विच रिएक्शन एंड व्हाई। ये प्रश्न ये जानना चाह रहा है कि जो बेंजीन है उसका केमिकल नेचर क्या है और किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस जनरली जो है हमारी बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग जो है वो देती है। तो जो बेंजीन है, जैसा भी हमने स्ट्रक्चर उसका देखा, उसी स्ट्रक्चर में इसका आंसर छुपा हुआ है इस प्रश्न का। अब आप कहेंगे कि सर उसमें जब उसी में सब छुपा हुआ है तो नए नए प्रश्न क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस में है, उससे ही उस यूनिट के सभी प्रश्नों का आंसर एक बार में किया जा सकता है। जैसा भी अभी हमने देखा कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसकी वजह से जब भी कोई रिएजेंट आप अटैक कराते हैं बेंजीन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है इट विल अटैक फर्स्टली ऑन द कार्बन रिंग, बिकॉज जो कार्बन रिंग है वो आप देखने में, आपको देखिए ये जो कार्बन रिंग होती है हमारी, जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, इस बेंजीन रिंग की खास बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? सबसे पहले अटैक करेगा। अब इन सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी है, हमको ये मालूम है। जब भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो ये जो रिंग है ये टूटती है, ये जो पाई बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमको, जो हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसका एक वीडियो मैंने बहुत ही अच्छा सा बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो जैसे हम लोग अब ये
इसका कैलकुलेट स्ट्रक्चर में हम लोग मैकेनिज्म बताएं तो यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता चला जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, यहां मूव करेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका यहां चला जाएगा। तो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस प्रकार से अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अटैक करने में दिक्कत आएगी, इसका अटैक नहीं हो सकता। जबकि अगर ये रिजिड बॉन्ड होता, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ना होता, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आसानी से अटैक करके एडिशन प्रोडक्ट दे देता। लेकिन इस केस में, बेंजीन के केस में, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज ऑल्सो डीलोकलाइजिंग, यानी जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है और वो लगातार क्या हो रहा है, आपस में ही सभी डिफरेंट कार्बन्स पर, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर ये मूव कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इस पर अटैक करने से आसान है कि वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करे और अपने साथ लेकर के इसको चला जाए। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा। और हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ रहा है। और हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, न्यूक्लियोफाइल लेकर आएगा। इसीलिए जितने भी बेंजीन्स होती हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये सभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, बल्कि ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। तो ये तो पूछा कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पहले अटैक किया था, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा वो करेंगे तो जो इनका रेजोनेंस है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो रेजोनेंस को खराब नहीं करना चाहते, अपना डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हम देख रहे हैं, प्रश्न है कि एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद एन एग्जांपल। अभी हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन्स में, और उसी का एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जनरली AlCl3 से हम रिएक्शन कराते हैं, और एल्काइलेशन रिएक्शन जहां होती है वहां पर एल्किल ग्रुप का जुड़ना, यानी बेंजीन पर हम एल्किल ग्रुप को जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ AlCl3, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो रिप्लेसमेंट है एक एरोमेटिक प्रोटॉन या हाइड्रोजन का विथ एन एल्किल ग्रुप। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल वही है। रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन है और इसके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है इसके पास। इस हाइड्रोजन को यहाँ के CH3 ग्रुप से हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, और इस हाइड्रोजन को किसको देंगे, इस Cl को, और HCl जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा, और इस कार्बन के पास जो है वो यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो वापस से बन जाएगा, क्योंकि जब HCl निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे वापस बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसे हम लोग टॉल्यूइन बोल रहे हैं, ये बना किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि अभी आपने देखा, उसी का एक एग्जाम्पल है। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगा, हमारा CH3 है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ से काम करेगा। लुइस एसिड जो कैटलिस्ट है AlCl3, वो यहाँ पर इसको हेल्प करेगा कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, और जो एल्किल हैलाइड है उसकी प्रेजेंस में, यानी कि जो हमारा रिएजेंट है वो क्या एल्किल हैलाइड है, जहां से हमें CH3 मिलेगा। और जो Cl- है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, जो कि इस हाइड्रोजन को लेकर के अपने साथ जाएगा। तो जब भी जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होती हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो होती है बेंजीन में, उसमें एक आपको लेना होगा एल्किल हैलाइड और बेंजीन के साथ उसकी रिएक्शन करानी होगी। लुइस एसिड कैटलिस्ट जो है हमारा AlCl3 होगा यहाँ पर, जिसे हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और इसकी वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होगा। ये एक तरीके का रिएक्शन है जहाँ पे हम एल्किल बेंजीन्स बना सकते हैं या टॉल्यूइन के डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What do you mean by aromaticity? Give its rules. एरोमेटिसिटी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से कब जानते हैं या उसे एरोमेटिक कब कहते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो है वो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। वो एक प्लानर ज्योमेट्री के अंदर होती है, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम ये बताना चाहते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो उसके लिए 4 रूल्स हैं जिनको हमको उसको सेटिस्फाई करना होता है। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल इन रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं। जिसमें रूल नंबर 1 है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आपका, जो कंपाउंड है, उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। विदाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये जो साइक्लिक रिंग सिस्टम होता है वो प्लानर होना चाहिए, यानी उसको एक प्लेन में होना। जैसे अब इस जो आप देख पा रहे हैं
हमारी जो स्क्रीन है उसी को अगर एक प्लेन मान लें तो ये हमारा जो रिंग है वो एक प्लेन के अंदर ही होगा, ठीक है, यानी कि एक प्लेन पे होना चाहिए। यानी तभी ऐसा होगा कि जब ये एक प्लेन में होंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो जो इस पे p ऑर्बिटल्स होंगे वो कहाँ होंगे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन चले जाएंगे, इसलिए जो p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए रिंग के। नेक्स्ट रूल नंबर 3 जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा जो है वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल कहता है कि यहाँ पे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या जो है वो 4n+2 होनी चाहिए और उसका जो वैल्यू निकलना चाहिए, जो n की वैल्यू निकलेगी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे कि वो इंटीजर या नेचुरल नंबर में आना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 आना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। सब 1.5 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये उसका आंसर नहीं आना चाहिए, यानी कि उसको हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 4 है, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी कंजुगेशन में होना चाहिए, यानी अल्टरनेट नंबर्स पे डबल बॉन्ड बनने की संभावना हो, यानी एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड हो, यानी एक आपको इस तरीके का अगर सिस्टम मिल रहा है तो या उस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है तो उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूप में जानते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम आ गए और अगला प्रश्न जो हमारा वो हकल रूल पे ही है, यानी कि डिफाइन हकल रूल विद एग्जांपल। हकल रूल जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को जस्टिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। हकल रूल हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें कोई रिंग शेप मॉलिक्यूल्स मिलता है और जो कि एक प्लेन में होता है। नाउ अब जो रिंग शेप हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं कि उसे हकल रूल फॉलो करना चाहिए और हकल रूल कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो 4n+2 फॉर्मूला के बराबर होते हैं। और इसका जो वैल्यू हमको फिर ये लाइन है, हकल रूल क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मान कितना होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। अब ये जो n है ये हमको निकालना पड़ता है। कई बार लोग 4n+2 लिख करके बोलते हैं कि ये 1 2 3 4 हो गया, नहीं, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। और जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए और इंटीजर आना चाहिए, उसमें पॉइंट्स या वो पार्ट में नहीं आना चाहिए। तो आइए हम एक बार एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं कि अगर हम 4n+2 रूल अप्लाई करते हैं तो हम जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स को क्या करते हैं, गिनते हैं। और इनको गिनने के बाद बेंजीन का जैसे एग्जांपल ले लें तो बेंजीन में जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने भी पी ऑर्बिटल्स हैं, उन सभी के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाते हैं इसीलिए उनको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें गिनना है। इसके बाद फिर हम इसे 4n+2 में रख करके सॉल्व करते हैं। कैसे रखेंगे, आपने कहा कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स उनका मान 4n+2 होना चाहिए, तो हमने कहा 4n+2 इज इक्वल टू 6। 6 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप मैथमेटिक्सली सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से 2 इधर जाएगा जो कि माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 गए, बचा 4। 4n इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 4 को इधर क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू कितनी आई, 1। तो जब भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 मतलब एक होल नंबर आती है तब हम कहते हैं कि हमारा जो क्या नाम है कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो हकल रूल के हिसाब से जो बेंजीन है विट इज एरोमेटिक बिकॉज जो उसका नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे आप और भी एरोमेटिक रिंग्स का एग्जांपल लिख करके आप हकल रूल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स विद द एग्जांपल। इसको अलग अलग से भी प्रश्न में पूछा सकता है कि ऑर्थो पैरा एक साथ पूछ लिया, मेटा अलग पूछ लिया, ये 2 तरीके के प्रश्न हैं, इनको एक ही साथ मैंने जोड़ दिया। तो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात तब होती है बेटा जब हमारा बेंजीन पर एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। तो एक बार जब हम लोग इस पर, मान लीजिए हमारी बेंजीन थी और इस पे हम लोगों ने क्या किया, एक बार यहां पर ई या कोई सब्स्टिट्यूशन जोड़ दिया, फिर भी 1 2 3 4 5 ये 5 पोजीशंस अभी भी खाली हैं और इन सभी जगहों पर हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। इन दोनों पोजीशंस को हम लोग ऑर्थो के नाम से जानते हैं। ये पोजीशन जो है वो हमारी मेटा के नाम से जानी जाती है, ये वाली और ये वाली किस नाम से जानी जाती है, पैरा जानी जाती है। यानी अब अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए एस अगर आता है तो वो कहां जाएगा, तो वो इन तीनों जगहों पे जा सकता है, यानी ऑर्थो पे जा सकता है, ये ऑर्थो है हमारा, ठीक है, ये मेटा है और ये पैरा, तो इन तीनों जगहों पर ये जाएगा। अब ये भाई साहब जो लगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। ये भाई साहब जो ई हैं वो आने वाले एस को कहां भेजेंगे, अगर ये ऑर्थो पे भेजते हैं और पैरा पे भेजते हैं तो इसे हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोलते हैं। अगर इस एस को ये मेटा पे भेजेंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टर बोलेंगे। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि आप जो है एक रूम लिया आपने और उसमें 3 लोगों के रुकने की व्यवस्था, आप सबसे पहले अगर आप वहां पे जाकर के अपने पसंद का बेड वगैरह आपने ले लिया तो अगली बार अब जो दूसरा व्यक्ति आएगा या दूसरा जो आपका साथी आएगा
उसको आप अपने हिसाब से, अगर आपका वो मित्र है तो अपने बगल वाला बेड आप उसको देंगे, अगर वो आपसे कोई मित्रता नहीं है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो आप उससे कहेंगे जो दूर वाला बेड है वो आप ले लो। तो क्योंकि आप पहले आ गए थे, इसीलिए आप ये डिसाइड करेंगे कि अगला जो ग्रुप आएगा या अगला जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कहाँ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अभी हमने मैकेनिज्म देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये एक तो वहां पे भी कर रहे हैं और दूसरा इनका नेचर जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सॉरी रिलीजिंग है तो वहां पर बढ़ाएंगे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ाएंगे, और ये विड्रॉइंग है तो वहां पर कम करेंगे। तो इसकी वजह से अगर कोई ग्रुप जो है जो कि पहले से लगा हुआ है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ऐसे कंडीशंस में इसको पहले हटा दूं ताकि आपको दिखे। तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर अगर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप बढ़ाता है जिसकी वजह से आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाएगा, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स के रूप में जानते हैं। और अगर जो है कोई जो कंपाउंड है वो मेटा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है तो उसे हम लोग मेटा डायरेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर भेजता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, या ये पहले से एक ग्रुप बैठा हुआ है, अगला जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर भेज रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है NH2 ग्रुप है, यानी कितने भी अमीन्स हैं, NH2 हो या प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, जो भी अमीन ग्रुप हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। इसके साथ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है हमारा, या एल्कोक्सी ग्रुप होता है हमारा, थायो ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप जो होता है हमारा, जो Cl है, F है, Br, यानी जितने भी हेलोजेंस हैं, ये सभी, CH3 है, ये सभी क्या है, हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। मेटा डायरेक्टर्स की बात करें तो जब ये पहले लगे होते हैं तो ये मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो या जो हमारा अगला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। ये क्या कर रहे होते हैं, देखिए ये करते क्या है कि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं ये ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डेंसिटी जो है इन पोजीशंस पर बढ़ जाती है। अगला जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और पहले से ही अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से इन जगहों पर अटैक कर सकता है। बट इन द केस ऑफ दिस, ये जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज हमको ज्यादा दिखने लगता है, इलेक्ट्रोफाइल को इन पोजीशंस पर अटैक करने में दिक्कत आती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैक करता है और इसे हम लोग मेटा डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। मेटा डायरेक्टर्स के एग्जांपल हो सकते हैं आपका CN ग्रुप है, हमारा COOH ग्रुप है, कीटोन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ये सारे के सारे ग्रुप्स जो है, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स हैं, ये सभी ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर्स के एग्जांपल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स विद एग्जांपल। सेम जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक उसी बेस पर हम लोग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने कहा कि जगह स्थान घेरने की बात होगी, आप कहाँ भेजेंगे। नेक्स्ट ये भी हो सकता है जैसे कि आप बस में चढ़ गए, अब बस में पूरी सीटें खाली हैं, अब आप बैठ गए, सबसे आपको जो पसंद सीट थी आप वहां बैठ गए। अब कोई जो अगला व्यक्ति आ रहा है, अगर वो आपका दोस्त हुआ तो आप क्या बोलेंगे, भाई यहां आओ मेरे बगल में बैठो। और अगर वो आपका दोस्त नहीं है, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, आप बिल्कुल उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उससे बदबू आ रही है, उसने शराब पी रखी है, आप क्या चाहेंगे कि वो आपसे दूर हो, या आप कंडक्टर से ये भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने शराब पी है, इसको बस में मत चढ़ने दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्योंकि पहले बैठ गए हैं, अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपके हिसाब से लोग जल्दी आए, आपके पास आए, तो दौड़ के आए, आप बाहर से हाथ हिला करके अपने दोस्त को बुलाएंगे, भाई कौन सी बस में बैठ रहे हो, इस बस में आके बैठ जाओ। तो आप तेजी से करा रहे हैं या आप थोड़ा सा उसको स्लो भी कर रहे हैं। तो जो पहले से आके बैठ गया है वो अब ये कोशिश भी करेगा क्या फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये जो देखना है, इसी को हम लोग कहते हैं, जो करवाता है तेजी से रिएक्शन को, वापस से बेंजीन को भेजता है या एरोमेटिक रिंग को भेजता है, उसे हम लोग रिंग एक्टिवेटर्स बोलते हैं। और जो रिंग को डीएक्टिवेट करता है, यानी फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं होने देता, उसे हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे अभी आपने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख करके उसको किया था, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग फिर से देखें तो अगर कोई भी जो ग्रुप है, मान लीजिए कि ये हमारी बेंजीन रिंग थी और इस पर जो है एक जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन आकर के बैठा हुआ है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग नेचर का होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर डालता है तो इस पोजीशंस पर हमको इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में हमने देखा था, तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इसको अटैक करने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये उल्टा होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता और ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेता, तो इन जगहों पे हमको स्लाइट पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता और इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर अटैक करने में दिक्कत आती। अब अगर इलेक्ट्रॉन को अटैक करने में दिक्कत आ रही तो रिंग को आप क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेट हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को अटैक करने में आसानी हो रही तो आप क्या बोलेंगे, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, यही बात है। तो ऐसे ग्रुप जो कि रिंग को या रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक को इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फर्दर रिएक्शन के लिए, तो हम लोग रिंग एक्टिवेटर्स बोलते हैं, जिसके एग्जांपल में CH3 आप ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें CH3 है हमारा, एल्कोक्सी है, हाइड्रोक्सी है, एल्कोक्साइड है, अमीन ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे एल्किल ग्रुप्स हैं। ये सब के सब जो हैं वो हमारे एक्टिवेटिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रोकते हैं और कम करते हैं रिलेटिव टू हाइड्रोजन एटम, और ऐसे केस में जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाता है। जिसमें एक एग्जांपल आप जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड का ले सकते हैं, या बहुत सारे और भी हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, जिसमें हैलोजेंस हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, सल्फोनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, यानी जो भी मेटा डायरेक्टर्स हैं केवल इनको छोड़ करके, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स तो थे लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर्स भी हैं। बाकी सारे के सारे जो मेटा डायरेक्टर्स हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और हैलोजेंस को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे बनता है कि वो कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो रिंग डीएक्टिवेटर है, यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप अभी हमने कहा कि वो रिंग को जनरली एक्टिवेट करते हैं क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, यानी सिंपली कहें तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो कि रिंग डीएक्टिवेटर होता है, और वो कौन है, तो वो सारे के सारे हमारे होते हैं हैलोजेंस। बिकॉज हैलोजेंस के पास खुद का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, जैसे क्लोरीन है तो इसके पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये रिंग के अंदर वो क्या करता है, डाल देता है। अब इसकी वजह से जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की जो एक्टिविटी जो डेंसिटी है थोड़ी सी बढ़ती है और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करता है और उन पोजीशंस पे जाता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाता है। लेकिन उसी समय पर ये जो हमारी बेंजीन ये जो क्लोरो या कोई भी हैलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई होती है, इसीलिए ये पहले तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है थोड़े समय के लिए और तुरंत फिर वापस भी निकाल लेता है। और जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ाएगा तो कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट में उस इलेक्ट्रॉन को वापस भी खींच लेता है, इस वजह से रिंग को एक्टिवेशन होने में या रिंग को फर्दर सब्स्टिट्यूशन जाने में दिक्कत आती है। इसीलिए जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर्स होते हैं, जबकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी हमने देखा कि जो हमारी बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायंस, सी बोथ ए और बी सही है, या डी कोई भी सही नहीं है। तो ये एक मैं जानबूझ के इस प्रश्न को डाल दिया क्योंकि कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं 2 नंबर में, और ये क्वेश्चन जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया पीछे, तो ये एक काफी अच्छा प्रश्न है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वहां होना चाहिए, अभी हमने देखा भी, और वो क्या नाम है उसका जो रेजोनेंस है वो खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट बना हो चाहे वो रिएक्टेंट के रूप में बेंजीन थी तब भी, तो इसको बचाना चाहता है, यानी ये बात सही है। साथ ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एडिशन नहीं कर पा रहा है या न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो यानी कि ये दोनों बातें, ये वाली बात जो है आपकी, ये बात भी सही है, ऊपर वाली बात भी सही है और नीचे वाली बात भी सही है, इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है राइट द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन
जैसे भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने देखा, बिल्कुल उसी तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है। AlCl3 की प्रेजेंस में एसाइल ग्रुप का जुड़ना ही क्या कहलाता है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। जैसे कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस में कोई भी एसाइल ग्रुप जो होता है वो एक एरोमेटिक रिंग के ऊपर जुड़ता है, यानी कि RCO ग्रुप जो है वो जुड़ रहा है, और ये हमेशा एक एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं। अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो वो एल्काइलेशन कहलाता है, और अगर हम एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो उसे हम लोग एसाइलेशन के नाम से देते हैं। और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो हमारा AlCl3 है वही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब जो ये रिएक्शन है उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस पे एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन को क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो RCO जो है वो इसको रिप्लेस करेगा, और X जो है वो इस हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, HX निकल करके निकल जाएगा। X में कोई भी हैलोजन हो सकता है, जैसे कि Cl Br ATC। और ये जो रिएक्शन बन रही है एसाइलेशन हो गया, क्योंकि एसाइल ग्रुप जो है वो जुड़ रहा है हमारे बेंजीन पर, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इस रिएक्शन के कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी ये रिएक्शन हम हमेशा नहीं करा सकते। अब इसमें हमेशा जो है हमें कीटोन्स ही मिलते हैं, हम यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बना सकते, यानी एरोमेटिक कीटोन्स तो बन सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बन सकते। क्यों? अगर हम इस क्या नाम है R की जगह पर अगर हम यहाँ पे H लिख दें, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन को ले लें, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन फर्दर पास नहीं चलती, बिकॉज जो HCOCl बनेगा वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में, यानी कि ये रिएजेंट बचता ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहाँ पर होता नहीं, इसीलिए ये रिएक्शन करना मुश्किल है। दूसरा जो यहाँ पर आपका लिमिटेशन, यानी पहला लिमिटेशन क्या है कि कीटोन्स ही बनेंगे, एल्डिहाइड नहीं बनेंगे। एल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पे हमको हाइड्रोजन चाहिए होता था अगर हम बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, और अगर हमने आप यहाँ हाइड्रोजन लेके रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए क्योंकि वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये जो डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स होते हैं, यानी अगर ऐसा कोई बेंजीन हो जिस पर मेटा डायरेक्टर्स लगे हों, यानी कि मान लो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट कंडीशंस में रिएक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो हमारा ये हमारा रिएक्टेंट है वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि वो रिएक्शन में फर्दर आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है AlCl3, ये कई बार जो एराइल अमीन्स हैं उनके साथ भी कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, जिसकी वजह से अनरिएक्टिवनेस जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, ये इसका तीसरा लिमिटेशन है। और जितने भी एमीन्स और एल्कोहल्स हैं, अगर वहां पर इस रिएक्शन को कराएं, यानी क्योंकि एमीन्स और एल्कोहल्स तो हम जानते हैं कि रिंग एक्टिवेटर्स हैं, तो वो जा सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में, लेकिन कई बार उनके जो खुद के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वहां पर एसाइलेशन हो जाता है देन द रिंग के ऊपर। तो हमको रिंग पे एसाइलेशन करना है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर OH ग्रुप लगा होता तो इस पे O के ऊपर एसाइलेशन हो जाता है, इस H को रिप्लेस करके, ना कि रिंग के ऊपर होता। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। ये सारे के सारे लिमिटेशंस हैं हमारे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरीन। तो ये अब कॉमन क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं आपके सिलेबस में, कई जगहों पर कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनका जो है आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस पूछता है, तो ये बड़े ही आसान प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो जो सैकरीन है वो एक 1,2 बेंज आइसोथायाजोल डेरिवेटिव होता है, जहां पर कीटोन ग्रुप देखने को मिलते हैं पोजीशन नंबर 1 पे, 2 ऑक्सो ग्रुप देखने को मिलते हैं और कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है पोजीशन नंबर 3 पे। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, इसमें ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, जहां पर आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं, बेंजीन रिंग पे एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम और जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 फ्यूज रिंग सिस्टम है। इसी फ्यूज रिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंज थायाजोल। थाया मतलब होता है सल्फर और एजोल मतलब होता है नाइट्रोजन, इन दोनों के जुड़ने की वजह से इसे हम लोग बोल रहे हैं बेंजोथाइजोल। अब इसके दूसरे नंबर पे क्योंकि ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए इसे 2 बेंजोथाइजोल बोल रहे हैं, और इस पे पहले पोजीशन पर 2 और तीसरे पोजीशन पे नंबरिंग यहां से करेंगे, इट इज 1 2 3। पहले पोजीशन पर 2 ऑक्सो ग्रुप है और तीसरे नंबर पे 1 ऑक्सो ग्रुप है, तो इसीलिए इसे 1,1,3 ट्राई ओन बोल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, इसीलिए 2H भी यहाँ पे लिखा है, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन। यूजेस की बात करें तो हम सभी ने सैकरीन कहीं ना कहीं खाई है, क्योंकि जो सैकरीन होती है उसे हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में जानते हैं, और जैसे हम लोग चीनी खाते हैं उसका एक ये आप आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जैसे कि ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मेडिसिन बनानी है, टूथपेस्ट बनाना है, कैंडी बनानी है, आइसक्रीम्स बनानी है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सैकरीन का प्रयोग किया जा रहा है तो वो कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं शो करती, और ये शुगर इंटेक को रिड्यूस कर सकती है, बिकॉज इसमें कैलोरीज जो है वो
जनरली नॉन कैलोरिक इसको माना जाता है। ये एक जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के काम में आती है, और ये डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर लिमिटेड कंजप्शन यानी थोड़ी मात्रा में लिया जाए, उनको मीठा खाने का मन है तो हम दे सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनको थोड़ा बहुत मीठा खाने में मदद कर सकती है, क्योंकि हम सीधे शुगर उनको नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जैसे लिपस्टिक इत्यादि हैं, उनके प्रिपरेशन उनको बनाने में भी सैकरीन का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा ठीक आए। और जो हाइजीन, ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमको टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम माउथ में ले रहे हैं, कोई हमारा फॉर्मुलेशन अगर बिटर है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम या छोटे बच्चे जो है उसको यूज नहीं करना चाहते, तो वहां पर हम लोग सैकरीन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट बनाना हो, माउथ वॉशेस बनाना हो, ईटीसी। और ये नॉन कैलोरिक होता है, तो हर व्यक्ति इस तरीके के टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये है स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी। तो पिछले प्रश्न की तरीके से यहाँ पर भी हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो जब भी स्ट्रक्चर हो तो आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जरूर लिखिए, ताकि उससे आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद रहेगा। तो जो ये हमारा डीडीटी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। यानी ये 2 कार्बन की एक चेन होती है, जिसके एक कार्बन पर हमें, देखिए हम स्ट्रक्चर देख भी लें तो और अच्छा है, समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 कार्बन की चेन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, यानी 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं। और इसके पहले नंबर के कार्बन पे आप देख पा रहे होंगे कि सॉरी दूसरे नंबर के कार्बन पे कि यहाँ पर हमें 3 जो है वो Cl ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, यानी 3 हाइड्रोजन इसके रिप्लेस करके Cl लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या नाम है, ट्राईक्लोरो इथेन। ये ट्राईक्लोरो इथेन हो गया। अब इसके जो पहले नंबर के कार्बन पे 2 और हाइड्रोजन थे, उन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है गया है क्लोरोबेंजीन यानी 4 क्लोरोबेंजीन के द्वारा। अब इसी की वजह से इसे हम लोग डाईक्लोरो डाईफिनाइल, ये 2, एक इस पे भी क्लोरो लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, तो 2 बार लगा, इसलिए डाईक्लोरो वर्ड का प्रयोग हुआ। दोनों फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए 2 फिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन या डीडीटी के नाम से इसको जानते हैं। ये एक इंसेक्टिसाइड और एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है। अब तो कम यूज होता है, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसे हम कहते हैं 1 ये इसको बोल रहा है, इसकी नंबरिंग यानी इस रिंग की नंबरिंग अगर आप करते हैं तो 1 2 3 4 से कर रहे हैं, और इसकी नंबरिंग जो कर रहे हैं वो 1 2 से कर रहे हैं, इसीलिए 1 और 1 बिश का मतलब हो गया 2 बार है, इसीलिए बिश शब्द का प्रयोग किया गया। इसके इस कार्बन पर यानी पहले नंबर के कार्बन पर यानी क्या क्या है जुड़ा हुआ है, ये इसकी नंबरिंग जो ये जुड़ा हुआ है, इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे 3 क्लोरो ग्रुप है, तो बोल रहे हैं 2 2 2 ट्राईक्लोरोइथेन। कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले नंबर से, तो इसीलिए 1 डाईआइल 4 क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये अगर इसकी नंबरिंग आप कर रहे हो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर भी 4 आ रहा है और ये भी 4 ही आएगा, तो ये 4 पोजीशंस पर हमको क्लोरो ग्रुप दिख रहा है, इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं 1 2 2 2 ट्राईक्लोरोइथेन 1 डाईआइल बिस 4 क्लोरोबेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो डीडीटी का है वो एक इंसेक्टिसाइड के तरीके से यूज होता है। 1950 से लेकर के 1980 तक डीडीटी को बहुत ज्यादा यूज किया गया एग्रीकल्चर में एज ए इंसेक्टिसाइड, बट आगे चल करके देखा गया कि ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें निगेटिव इंपैक्ट शो करता है ये इन्वायरमेंट के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इसीलिए काफ़ी सारी देशों में इसको बैन भी किया गया और इसके यूज को लिमिटेड करने की बात भी जो है वो की गई है। ये जो है जो सोडियम चैनल है न्यूरॉन्स ऑफ इंसेक्ट में, वहां पर जाकर के एक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट को जान से मार देता है। साथ ही साथ इसको अगर हम लोग स्प्रेड करें ऐसी जगहों पर जहाँ पे मच्छर इत्यादि हो सकते हैं, तो ये मलेरिया और टाइफस जैसे बीमारियों को स्प्रेड होने में भी रोकने में, स्प्रेड होने में नहीं, स्प्रेड होने से रोकने में मदद करता है हमारा डीडीटी। तो ये एक इंसेक्टिसाइड के रूप में जनरली यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ BHC। BHC जो है वो इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, और ये जो है सिंपली जो है वो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन होता है। इसे हम लोग बेंजीन हेक्सा क्लोरीन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग BHC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे होते हैं। यह एक पॉली हेलोजेनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पॉली मतलब ढेर सारा, हेलोजेनेटेड मतलब हेलोजन ग्रुप लगा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पे 6 कार्बन की एक रिंग है, जो बेंजीन रिंग थी उसी पे है, बट एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा करके जो है क्लोरीन के 3 मोल के साथ रिएक्शंस करते हैं, तब ऐसा होता है, और जो डबल बॉन्ड्स हैं वो हट जाते हैं, यानी कि सभी जगहों पर हमको जो है वो एक एक जो है हर कार्बन पर एक एक जो है वो क्लोरीन ग्रुप जो है वो लगा रहता है, और सभी पर जो हाइड्रोजन ग्रुप था वो भी यहाँ पर रह जाता है। तो एक स्ट्रक्चर हमको इस तरीके का मिलता है, जहां पर आपको हर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड तो हट चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन सभी जगहों पर
एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ और एक एक Cl सभी पे, सभी जगहों पे। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसीलिए इसको बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, सब पे ही है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, 6 है इसलिए हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। यूजेस की बात करें तो ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को शॉर्ट फॉर्म में BHC बोल रहे होते हैं, और ये एक इंसेक्टिसाइड के तरीके से यूज किया जाता है क्रॉप्स में, फॉरेस्ट में, फॉर द सीड ट्रीटमेंट। ये जो है शरीर के ऊपर हम यूज कर सकते हैं लोशंस या शैम्पू वगैरह में डाल करके, जो कि जुओं को मारने के काम आता है। लाइसिस मतलब जुएं हैं या जो कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, खटमल इत्यादि, उनको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये स्क्रैबीज जो कंडीशन है, जो खुजली हो जाती है, स्किन खराब होती है, उसको भी ठीक करने के या वहां पर उसके ट्रीटमेंट में एज अ टॉपिकल एजेंट के तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसको लगाने के बाद कई बार बर्निंग स्टेशन होता है, जो स्किन है वो स्टिफ हो जाती है, वहां रेडनेस देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए जो है इसको भी लिमिटेड तरीके से ध्यानपूर्वक यूज किया जाता है। मेडिकेटेड जो शैम्पूज हैं, मेडिकेटेड जो लोशंस हैं, वहां पर हम BSC का प्रयोग करते हैं जुए इत्यादि को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर अब इसके आंसर की बात करें, सीधे तेजी में आके बात करते हैं, तो जब भी फिनॉल जो होता है, फिनॉल पहले तो है क्या वो जान लीजिए। फिनॉल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम फिनॉल बोलते हैं। जब भी इस फिनॉल को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये यहां से O को तो अपने साथ पकड़ के रखता है, लेकिन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, रिलीज करता है। जब ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो इसके साथ ही क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो हमें मालूम है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रदान करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये भी क्योंकि एसिड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है और एक फिनॉक्साइड आयन बना रहा है। अब बात यह है कि ये एसिडिटी को कैसे मेंटेन करता है। अब जैसे कि ये निगेटिव बना तो ये तुरंत वापस इसको ले भी सकता है, लेकिन ये वापस इसको तुरंत नहीं लेता, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज स्टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी होती है और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है, इसकी वजह से जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाता है, रिंग के अंदर, या ये जो निगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर चले जाते हैं, और जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन शुरू होता है और 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। जब बेंजीन में 2 स्ट्रक्चर थे तो वो स्टेबल थी, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है विद इन द रिंग, और ये कई जगह पर घूम करके वापस से ऑक्सीजन के ऊपर आता है। तो इसकी वजह से ये जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो एक स्टेबल है और निगेटिव चार्ज को ये डीलोकलाइज करता है। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से हाइड्रोजन को छोड़ना इसके लिए आसान है। अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन को छोड़ रहा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इसीलिए फिनॉल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द फिनॉल। तो फिनॉल के लिए 2 आपको क्वालिटेटिव टेस्ट लिखने हैं। वैसे कई सारे टेस्ट हैं, जिसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट भी फिनॉल के लिए करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो उसमें जो हमारा एक है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसमें हम लोग जो फिनॉल या हमारा जो भी सैंपल है उसको लेकर के हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन में उसको डालते हैं, और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस हमको मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं, जनरली ब्लू कलर मिलता है। अगर फिनॉल है, रिसोर्सिनॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल है या पैराक्रिसॉल है तो वो वायलेट या ब्लू कलरेशन हमको प्रदान करता है, और उसी को हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। अगर फिनॉल को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर की होती है। तो वहां पर फिनॉल रिएक्शन करती है, ब्रोमीन वहां पर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी, और जिसकी वजह से जो है ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो है वो हमको मिलेगा, क्योंकि 3 पोजीशंस पर ब्रोमीन जो है जुड़ जाएगी। Br जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, हमने पहले ही देखा था। तो 3 पोजीशन जो है ऑर्थो और आपका पैरा, इन दोनों जगहों पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगी और आपको ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। जिसकी वजह से, क्योंकि ब्रोमीन एडिशन हो रही है, इसीलिए ब्रोमीन जो है वो खत्म हो रही है और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो उड़ जाता है। तो जब भी आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, यानी ब्रोमीन के सोल्यूशन में आप अगर फिनॉल डालोगे, अगर वो फिनॉल है, अगर आप सैंपल डालोगे अगर वो फिनॉल है, तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और यही उसकी पहचान है। और इस तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट जो है फिनॉल का परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक प्रश्न है, जहां पर आपको स्ट्रक्चर बताना है फिनॉल का और उसके यूजेज बताने। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था फिनॉल का। फिनॉल में जितने भी कार्बन्स हैं, क्योंकि ये भी एक बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना होता है, जितने भी कार्बन्स हैं, और इसमें जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा होता है। यहाँ पर जो 6 अनहाइब्रिडाइज्ड जो हमारे रिंग सिस्टम है उस पे
जो अनहाइब्रिडाइज पीजेड, यानी कि यहाँ पर सभी के पास एक एक पी ऑर्बिटल्स हैं और वो अनहाइब्रिडाइज हैं, उनके डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर हमको एक जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलता है। जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल होती है वो 109 होती है। जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 पिकोमीटर के रूप में हमको देखने को मिलती है। जो फिनॉल है उसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये हाईली टॉक्सिक होता है, करोसिव होता है स्किन के लिए, और जो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है वो फिनॉल ही है। इसको हम लोग किसी और नाम से नहीं जानते हैं, इसे हम लोग फिनॉल के नाम से ही जानते हैं। यूजेस की बात करें अगर तो यूजेस, फोन आ रही है इसी में डिस्टर्ब होने लगता है पढ़ाते समय, बट यूजेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिनॉल जो है वो कई जगह पे यूज किया जाता है, खास करके जिसको हम लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सनस्क्रीन्स, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स एंड द हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस। फिनॉल जो है उसके काफ़ी सारे जो ड्रग्स हैं उनको बनाने के काम में आता है। जैसे कि हम सभी लोग एस्प्रिन खाते हैं, अगर एस्प्रिन का प्रिपरेशन हमको लैब में करना हो तो हमें फिनॉल चाहिए, उसको हम लोग नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर आगे चल करके एस्प्रिन उससे बनाते हैं। वो तो पैरासीटामोल बनाने के काम में भी आता है और इस तरीके की और भी ड्रग्स बनाने के काम में आता है। जो फिनॉल्स हैं वो रिसर्च और प्रोडक्शन जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का उसको करने के काम में आता है। सेलुलर बायोलॉजी में डिटेक्ट करता है फिनॉल जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स को, और जो टिश्यू सैंपल्स होते हैं उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में फिनॉल से मदद ली जाती है। एज ए सॉल्वेंट वगैरह वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है डिफरेंट रिएजेंट्स बनाने के काम में आता है, जो कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिनॉल जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी शो करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जिसकी वजह से हम लोग फिनॉलिक रेजिन्स जो है वो बनाते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस हैं फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट और एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अभी हमने एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखी थी और हमने कहा कि कोई भी कंपाउंड जो है फिनॉल जो है वो एसिडिटी इसलिए शो करता है क्योंकि वो एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन को छोड़ना उसके लिए आसान होता है। अब फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो आपस में ही उसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। वो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर है उसको डीलोकलाइज करता है, इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन को छोड़ना आसान है। अब ऐसा कोई ग्रुप आप लगा दीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, अगर उसी फिनॉल रिंग पर, आइए इसको देख भी लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन को छोड़ना आसान है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब अगर इस पोजीशन पर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को बाहर इस रिंग से बाहर की तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसको अंदर डालना और आसान हो जाएगा, बिकॉज इस रिंग से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर खींचा जाएगा तो यहां से नेगेटिव चार्ज और तेजी से अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो जो एसिडिटी है फिनॉल की उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए पोजिशन की, तो अगर ये ऑर्थो पोजिशन पर और मेटा पोजिशन पर लगे हों, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर लगे हों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एसिडिटी को और अच्छे से इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ऐसे ग्रुप्स की जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हों, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के मतलब अपने से खुद के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहे हो, रिंग सिस्टम के अंदर डालते हो, तो अगर ये अलग इलेक्ट्रॉन डाल रहा होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम के अंदर डिलोकलाइज करने में दिक्कत आएगी, यानी ये क्या करेंगे, रोकेंगे, जिसकी वजह से जो एसिडिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करेगी। और इन द केस ऑफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके केस में जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, फिनॉक्साइड आयन के हाइड्रोजन को छोड़ना उसके लिए आसान होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे इस क्या नाम है, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर नहीं आ पाता और इसकी वजह से हाइड्रोजन को छोड़ना इसके लिए मुश्किल होती है। और अगर कोई भी सोल्यूशन, हम सिंपल से फिर से बोल रहे हैं, अगर कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा देगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, कम देगा तो एसिडिटी कम होगी। तो अगर ये हाइड्रोजन आयन को छोड़ेगा आसानी से तभी एसिडिटी ज़्यादा होगी, और वो किस केस में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में। तो ये है सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्रिसॉल। फिर से एक आसान सा प्रश्न आ गया। क्रिसॉल जो होती है उसे हम लोग हाइड्रोक्सी टोल्यूइन के नाम से जानते हैं। टोल्यूइन ग्रुप क्या होता है, जहां पर बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हो और एक OH ग्रुप भी लगा दीजिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसॉल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो C7H8O होता है। ये वाइडली अकरिंग जो है नेचुरल और सिंथेटिक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में, और ये एंटीसेप्टिक इफेक्ट शो करता है और प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी
कर सकता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो उसकी पोजीशंस ये बदल सकती हैं, यानी कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ होगा तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, यहाँ होगा तो इसे बोलेंगे मेटाक्रिसॉल, यहाँ लगा होगा तो इसे बोलेंगे पैराक्रिसॉल। तो ये सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग इस तरीके से 3 पोजीशंस पर लगे होने की वजह से ये 3 फॉर्म्स में या 3 आइसोमर्स में पाया जाता है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल। यूजेस की बात करें ऑर्थो, पैरा और मेटा ये सभी के या क्रिसॉल्स की, तो ये एक डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव के तरीके से होता है। साथ ही साथ लकड़ियों को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ये वुड प्रिजर्वेटिव भी है। जो ऑर्थोक्रिसॉल होता है वो एक सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट और केमिकल इंटरमीडिएट में काम होता है। हमारा जो मेटाक्रिसॉल होता है वो सर्टेन हर्बिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के काम में आता है और बहुत सारे प्रीथायराइड जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, सॉरी पैराथाइड जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको बनाने के काम में आता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने के काम में आता है और कई तरीके के एक्सप्लोसिव को भी बनाने के काम में आता है। 2,4,6 नाइट्रोमेटाक्रिसॉल जो है वो एक एक्सप्लोजिव के तरीके से यूज होता है जिसको बनाने में क्रिसॉल का प्रयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाने में पैराक्रिसॉल का भी प्रयोग होता है और ऑर्थोक्रिसॉल जो है वो कैराक्रॉल जो ड्रग है उसके सिंथेसिस में यूज होती है। मेटाक्रिसॉल जो है वो टोलीप्रोपॉल और टोमाप्रोपॉल जो कि एक कार्डियक सिस्टम की ड्रग्स हैं उनको बनाने में इसका काम जो है वो आता है। साथ ही साथ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन के प्रोडक्शन में जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है वो पैराक्रिसॉल यूज की जाती है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ क्रिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डिसॉर्सिनॉल। तो अभी आपने क्रिसॉल देखा, ए भी एक फिनॉल का डेरिवेटिव है जहां पर 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो लगे होते हैं। इसे हम लोग एम या मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में भी जानते हैं। ये एक बेंजीन डाइऑल है क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं बेंजीन पर और ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजिशन पर लगे। अगर ये पहले लगा था तो ये ऑर्थो, ये मेटा पोजिशन और ये यहाँ पर लग गया, तो इसे हम लोग इसीलिए मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है C6H6O2 और डिसॉर्सिनॉल जो है वो बेंजीन डाइऑल है और ये एक पोजीशन नंबर 1 और 3 पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। इसका IUPAC नेम होता है बेंजीन 1,3 डाइऑल। अब यूजेस की बात करें तो ये भी एक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होता है। 5 से 10% का इसका जो सोल्यूशन है वो ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है। क्रॉनिक कोई स्किन डिसीज है उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि सोरोसिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, ETC। ये जो ड्रग है वो या ये जो कंपाउंड है वो गैस्ट्रिक अल्सर के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं 125 से 250 mg की पिल्स में, और साथ ही साथ ये एनाल्जेसिक और हीमोस्टैटिक कंडीशंस में सॉरी इसकी ये भी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं। इसका 2% जो सोल्यूशन है वो एक्सटर्नल वेजाइनल ईचिंग को रोकने के लिए और इरिटेशन, अगर वेजाइना में कोई इचिंग और इरिटेशन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है ये स्किन प्रोटेक्ट करता है और टॉपिकल एनाल्जेसिक होता है और डाई जो डाइज बनाने के काम में आता है, प्लास्टिसाइजर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और ये यूवी एब्जॉर्बर के रूप में रेजिन्स के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। जैसे भी हमने एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखा था उसी तरीके से हमें बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स के बारे में भी समझना है। अब जो भी एमीन्स होती हैं वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, यानी अगर एनिलीन की बात करें, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं एनिलीन का, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप या अमीन ग्रुप लगाया। इसे हम लोग अमोनिया का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो हाइड्रोजन को अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगी होती है। अब किसी भी अमीन, चाहे वो एरोमेटिक अमीन हो या एलिफेटिक अमीन हो, वो जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। और बेसिसिटी इनकी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है इसके पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की एक खासियत है कि अगर सोल्यूशन के अंदर कहीं पर भी प्रोटॉन या H+ आयन होंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करता है या इसको अपने साथ जोड़ लेता है, जिसकी वजह से ये NH3 या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक अमीन है या कोई भी एलिफेटिक अमीन हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, अपने साथ जोड़ती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, बेस कहलाती है या एल्केलाइन इन नेचर ये होती है। अब जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना ज्यादा प्रेजेंट है उतना ही ज्यादा उसकी जो बेसिसिटी है वो होगी। अब ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए और इसकी वजह से हमारे एनिलीन या किसी भी एरोमेटिक एमीन्स में बेसिसिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उतना ज्यादा ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, उतनी ज्यादा ये बेसिसिटी होगी। ठीक है, ये चीज का हमको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इस कंपाउंड की बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल में आप ये एनिलीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। और अभी हमने बेसिसिटी ऑफ एमीन्स को डिस्कस किया और हमने कहा कि जो एमीन का नाइट्रोजन है उस पर जितने ज़्यादा लोन पेयर या जो नॉन शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही उसको हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। तो आइए इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ये जो नाइट्रोजन है हमारा, इस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना ही आसानी से ये H+ आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से देता है रिंग सिस्टम के अंदर। तो जब ये रिंग सिस्टम के अंदर देगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यानी कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग सिस्टम के अंदर नहीं आ पाएंगे, इनको आने में या डीलोकलाइज होने में दिक्कत होगी। अब ये क्योंकि दिक्कत हो रही है इसीलिए यहाँ पे अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिनका नेचर होता है कि जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचते हैं, अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ से खींचेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमको स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यानी जो हमारी रिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने लगेंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे केस में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या होगा, रिंग सिस्टम के अंदर चला जाएगा। और ऐसे केस में यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसकी वजह से हाइड्रोजन को इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी, यानी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप होगा तो जो बेसिसिटी है नाइट्रोजन की, सॉरी एमीन की, वो बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो बेसिसिटी है वो कम होगी। अब पोजीशन की अगर बात करें तो ऑर्थो इफेक्ट के केस में जो है वो हमेशा लेस बेसिक होता है। इसका सही जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी नहीं मालूम है, लेकिन इस पे भी प्रश्न आ सकता है तो उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोल्यूडिन। अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में, उसी के बेस पर हम लोग इसका आंसर भी कर सकते हैं। अगर इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें इनके स्ट्रक्चर्स को, तो जो एनिलीन है उस पे अगर हम लोग NO2 ग्रुप लगा दें, NO2 ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, रिंग के अंदर। हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना इसको दिक्कत होगा, तो ये सबसे लीस्ट जो है वो क्या कह सकते हैं आप, बेसिक होगी या एल्कलाइन होगी, जबकि ये तो नॉर्मली है, बीच में ही रहेगी। अब इसी पे अगर हम कोई एक CH3 ग्रुप लगा दें जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये हाइपर कंजुगेशन के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है हमारे बेंजीन रिंग के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के अंदर बढ़ती है और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में या डीलोकलाइज होने में दिक्कत होती है, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बेसिसिटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। तो जो NO2 ग्रुप है वो डिक्रीज करेगा, CH3 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए जो इनका बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो ये होगा कि सबसे लीस्ट जो क्या नाम है बेसिक होगा वो हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन होगी, जो उससे ज़्यादा होगी वो एनिलीन होगी, और जो सबसे ज़्यादा जो हमारी बेसिक होगी वो पैरा टोल्यूडिन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड बट मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की बात करें जिसमें COOH ग्रुप होता है वो H+ आयन देता है। अब कोई भी H+ आयन अगर देगा तो वो एसिड होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एसिड तो है लेकिन फॉर्मिक एसिड से जो है वो लेस एसिडिक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा H+ आयन का डिसोसिएशन होगा, जितना ज़्यादा H+ आयन मिलेगा और जो फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट आयन हो रहा है, बन रहा है, वो जितनी आसानी से बनेगा उतना ज़्यादा कोई चीज़ एसिडिक होगी। तो जो बेंजोइक एसिड है वो वीकर एसिडिक होती है फॉर्मिक एसिड से, बिकॉज यहाँ पे जो मेथनोइक एसिड होता है, जिसे हम लोग मेथेनिक एसिड भी बोलते हैं फॉर्मिक एसिड को, वहाँ पर रेजोनेंस जो स्टेबलाइजेशन इफेक्ट है COOH ग्रुप का, जैसे कि हम ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी बॉन्ड टूटता है तो एक COO- ग्रुप बनता है और H+ आयन जो है वो निकलता है इन द केस ऑफ कोई भी एसिड, ठीक है। तो जब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, ये वापस इसको देगा, ये यहाँ पर वापस टूट जाएगा, तो ये टूट जाता है इस प्रकार से C- और C+O। तो ये लगातार आपस में भी रेजोनेंस शो करते हैं और इस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये जो निगेटिव चार्ज आ रहा है ये स्टेबल होता है। अब
अगर यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मिक में H+ लगा हुआ है, या कोई भी जो है बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो वो इसको इफेक्ट डालती है। तो जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग लगे होने की वजह से इसका जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से जो बेंजोइक एसिड है वो एक वीकर एसिड होती है। जबकि फॉर्मिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, इसीलिए वहां पर H+ आयन को छोड़ना उसके लिए ज्यादा आसान है, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है। बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड, बिकॉज यहां पर जो आपने CH3 ग्रुप लगा दिया वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपने से कहां भेज रहा है, इस कार्बन पे भेज रहा है, जिसकी वजह से ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था हमारे कार्बोक्सिलेट आयन का, वो होना रुकता है, डिस्टर्ब होता है, और इसको हाइड्रोजन को रिलीज करने में दिक्कत आती है। बेंजीन क्या कर रही थी, अंदर खींच रही थी, तो ये डीलोकलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ रहा था, इसीलिए हाइड्रोजन को वो रिप्लेस आसानी से थोड़ा रिलीज कर रही थी। जबकि CH3 ग्रुप लगे होने के केस में, जो कि एसिटिक एसिड के केस में होता है, जहां पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को छोड़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो बेंजोइक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, बट फॉर्मिक एसिड से लेस एसिडिक होता है। उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल उसी बात पर इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर जो कंजुगेट बेस बन रहा है इलेक्ट्रॉन बेंजोइक एसिड का, वो स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में, और जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज जो होती है कार्बोक्सिलिक आयन पे, वो बढ़ती है, और जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल में इसको देख रहे हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और जब अपनी तरफ ये खींचेगा, या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो डीलोकलाइजेशन, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस हो रहा था, जिसमें ये दोनों के बीच में ये निगेटिव चार्ज जो है मूव कर रहा था, वो आसानी से मूव कर सकता है। इसका जो स्टेबलाइजेशन है कार्बोक्सिलेट आयन का, वो इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन को छोड़ना इसके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगाएंगे बेंजोइक एसिड में या किसी भी एसिड में, वो या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पर हाइड्रोजन आयन को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है, रिलीज करना आसान हो जाता है, और उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कई तरीके के रिएक्शन शो करता है। एक तो खास बात है जो बेंजोइक एसिड में एक तो बेंजीन रिंग है और एक COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इन दोनों तरीके की रिएक्शन शो करता है। तो आप कैसी भी रिएक्शन लिख सकते हैं। एक तो बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन, क्योंकि ये जो हमारा COOH ग्रुप है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पर यहाँ पर बेंजीन रिंग वाली कोई भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कर सकते हैं, आप जो है नाइट्रिक एसिड के साथ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम लोग नाइट्रेशन के रूप में जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हेलोजिनेशन हो सकता है बेंजीन, लेकिन पे जो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन etc करेंगे वो आप कहाँ करेंगे, मेटा पोजीशन पे करिएगा। और नाइट्रेशन अगर करते हैं जो बेंजीन रिंग में होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये कहाँ होती है, ये भी मेटा पोजीशन पे होती है। और अगर सल्फोनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस केस में भी यहाँ पर हमें मेटा सल्फोनिक एसिड मिलता है, यानी कि ये मेटा पोजीशन पर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये तीन रिएक्शन मैंने ऐसे ही बता दी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर COH ग्रुप है, तो COH ग्रुप वाली जो भी रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं, जैसे कि ईथर का फॉर्मेशन हो या सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी रिएक्शंस ये भी शो करती है। तो उसी तरीके की एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल उसका भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर बेंजोइक एसिड को हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पर H+ आयन को रिलीज करके सोडियम यहाँ पे जुड़ जाता है, वाटर निकलता है NaOH के साथ, और ये एक सॉल्ट के रूप में, सोडियम सॉल्ट के रूप में बेंजोइक एसिड का बन जाता है, जिसे हम लोग सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है जो कि कोई भी एसिड जो है वो देता है सॉल्ट फॉर्मेशन में। तो ये सभी रिएक्शंस जो है वो बेंजोइक एसिड की हैं, आप इनमें से जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिपेयर एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एनिलीन्स या एरोमेटिक एमीन से बना सकते हैं। एलिफेटिक एमीन से बनाते हैं तो उसे हम लोग एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, एरोमेटिक से बनाते हैं तो उसे हम लोग एराइल डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है इसको बनाने का, वो डाइजोनियम सॉल्ट का, वो एरोमेटिक एमीन्स को रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। और जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे एनिलीन का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन आप इसकी कराते हैं विद द हेल्प ऑफ HCl। तो HCl से यहाँ से Cl- मिल जाएगा इसको, यहाँ से NaNO2 जो है वो इसमें नाइट्रोजन ग्रुप को या N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है यहाँ पर, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और NaO2 273 केल्विन की प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज एन एग्जांपल जहां पर इसी तरीके से हम डिफरेंट
यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्ट लेते हैं तो वो हमें डिफरेंट डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बना करके मिलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे क्योंकि हमने HCl लिया था तो NaCl यहाँ पर निकल रहा है और पानी भी साथ ही साथ निकलेगा। और इस रिएक्शन के द्वारा ही इस रिएक्शन को हम लोग डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं और इस रिएक्शन के द्वारा हम डिफरेंट एराइल डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, गिव सम सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो एराइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो सिंथेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी काम की चीजें बनाने के काम में आते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे कि CuCl के साथ अगर एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएं, X मतलब कोई भी यहाँ पर क्या नाम है एनाइन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होगा और N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर है। इसी को हम लोग, क्योंकि ये एराइल ग्रुप है तो इसी हम लोग एराइल डाइजोनियम सॉल्ट के रूप में लिख सकते हैं। CuCl के साथ कराएंगे तो एराइल क्लोराइड यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन ग्रुप है NO2 यहाँ से रिलीज होता है। ज्यादातर रिएक्शंस में NO2 जो है वो रिलीज होता है और जो भी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाते हैं या एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देते हैं। तो यहाँ पर एराइल क्लोराइड बना सकते हैं आप, एराइल साइनाइड्स बना सकते हैं आप, फिनॉल बना सकते हैं और एराइल फ्लोराइड बना सकते हैं, एराइल रिडक्शन बना सकते हैं, एराइल आयोडाइड, एराइल ब्रोमाइड। इस तरीके से ढेर सारी चीजें बनाने के काम में ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट आता है। इस पर हमने एक वीडियो पहले एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के और भी डिटेल आंसर देखने के लिए आपको लिंक में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपके पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले भी आप उसको पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, बट वहां से और भी अच्छे से आप इनका एक्सप्लेनेशन या इसके आंसर्स को आप ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो लंबा तो हो ही जाएगा, बट आप चाहें तो और इसको शॉर्ट करके भी देख सकते हैं, भगा के देख सकते हैं और आंसर आप नोट कर सकते हैं। आंसर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, आंसर उतना ही लिखा है जितना कि आपको ज़रूरत होती है 2 नंबर में लिखने के लिए। आप जो है, क्योंकि आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप हमें जानते हैं कि हम कई जगहों पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे हमें देख पा रहे हैं तो यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं। टेलीग्राम में आपको जो PDFs हैं, फ्री रीडर्स, वहाँ पे मिल जाते हैं। फेसबुक पे भी जो हमारा पेज है और जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी आपको हम फ्री PDFs उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको कुछ पेड कंटेंट चाहिए तो वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। कुछ वहाँ पे भी फ्री कंटेंट्स हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे कुछ सारे यूनिट्स के सारे नोट्स वगैरह एक ही जगह पर अवेलेबल है। वो हमारा ऐप है डॉक्टर PKS डॉक्टर MBS क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड फोन्स पर, भैया महंगे वाले लोगों के लिए नहीं है, एप्पल पे नहीं चलेगा, एंड्रॉयड फोन से चलेगा, वहाँ से आप इसको चला सकते हैं। बाकी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।